जो बिजनेसेस इनिशियल फेज में ही फेल हो जाते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट का फेलियर होता है या फिर उनकी प्लानिंग का फेलियर होता है? सर ऐसी कई केस स्टडीज मेरे सामने आई हैं। प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी नहीं चल पाया। उसकी वजह यही थी कि जो सेल्स टीम्स थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। एनालाइज किया गया, वो सिर्फ विजिट कर रहे थे, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं देख रहे थे कि कितना इफेक्टिवनेस वो आ रहा है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट अच्छा होना एक अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छा होना ही कंप्लीट बात नहीं होती। इसमें फिर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल आ जाता है। जो सेल्स टीम है, क्या वो कंपेटेबल है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप उसके बाद रिटेलर्स के लेवल पे क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, आपने मार्केट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया, आपने स्कीम्स भी दे दी, फिर भी मूव नहीं कर रही। उसके लिए आपकी मार्केटिंग कभी भी कोई भी आप फील्ड में जाएं, कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करें, कुछ भी काम करें, 4 वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखें। शॉर्ट एनालिसिस बोला जाता है इसको। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर। इंडिया में हर साल लाखों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसी के पास आइडिया होता है, किसी के पास पैसा होता है और किसी के पास पैशन। लेकिन सच क्या है? ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ ही महीनों में स्लो हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली शट डाउन। और शॉकिंग बात यह है कि ये फेलियर ना तो खराब प्रोडक्ट की वजह से होता है, ना ही मार्केट की वजह से होता है। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स की वजह से होता है जिनके कारण आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लो होता जाता है और कंप्लीटली शट डाउन होता है। आज ऐसी ही मिस्टेक्स की हम बात करने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस को इनिशियल फेज में स्लो करती है या फिर उसको एक फेलियर की तरफ ले जाती है। इसी के लिए हमारे साथ हैं द एक्सपर्ट मिस्टर प्रवीण कुमार चोपड़ा फ्रॉम डेली मार्केटिंग कंसल्टेंसी। तो आज सर से जानते हैं इन्हीं सब के बारे में। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर, सबसे पहले तो बेसिक ही बात करते हैं कि जो बिजनेसेस इनिशियल फेज में ही फेल हो जाते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट का फेलियर होता है या फिर उनकी प्लानिंग का फेलियर होता है? सर आपने अच्छा क्वेश्चन पुट किया है कि प्रोडक्ट के क्यों फेल हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद ही फेल हो जाते हैं। मेरा ये बेसिक सजेशन है, कभी भी कोई भी आप फील्ड में जाएं, कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करें, कुछ भी काम करें, 4 वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखें। शॉर्ट एनालिसिस बोला जाता है इसको। ओके। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ओके। स्ट्रेंथ्स देखिए, आप में क्या स्ट्रेंथ है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, आपको प्रोक्योरमेंट की नॉलेज है, किस चीज़ की नॉलेज है। आप पहले ओके। तो वो देखिए स्ट्रेंथ क्या है। फिर इस स्ट्रेंथ के साथ देखिए आपके पास मार्केटिंग फैसिलिटीज़ क्या हैं, आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या हैं, आपके पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ क्या हैं। सेकंड चीज़ पे आते हैं, आप में वीकनेस क्या है। क्या आपको किसी ऑफिशियल्स को आप हायर कर सकते हैं, सेल्स ऑफिशियल्स को। आप किसी क्वालिफिकेशंस जो R&D के ऑफिशियल्स हैं उनको हायर कर सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज है आपको कि आप किस लेवल पे, किस बेसिस पे आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप क्या उनके एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा आ जाता है अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास चलिए मान लिया आपको स्ट्रेंथ भी है, पैसे भी हैं, फाइनेंस भी है, प्रोडक्शन नॉलेज भी है, आपने वीकनेस को भी ओवरकम कर लिया। अब आ जाता है अपॉर्चुनिटी। आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप लोकल लेवल पे सोचते हैं, आप नेशनल लेवल पे सोचते हैं, आप रूरल लेवल पे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तीसरी चीज़ है थ्रेट्स। आप किस चीज़ से डरते हैं। हम्म। मैं फेलियर हो जाऊंगा, मैं पैसे वापस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इस काम को सक्सीड आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या कंपटीटर्स मेरे आ जाते हैं। आपको मालूम है कि कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, और इतना सीवियर कंपटीशन है कि जिस आप आज एक प्रोडक्ट लाते हैं, कल दूसरा प्रोडक्ट उसका आया होता है। बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ ध्यान करनी पड़ेगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लाने से पहले आप इन सब चीज़ों को डिटेल्ड में देखिए कि क्या है, आप कहाँ रुक रहे हैं। तो सर, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था बट फिर भी नहीं चला। तो ऐसे टाइम पे ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, क्यों वो चीज़ें नहीं चलती? आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोडक्ट अच्छा होना एक अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छा होना ही एक कंप्लीट बात नहीं होती। इसमें फिर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल आ जाता है। आपकी डेडिकेटेड जो सेल्स टीम है, क्या वो कंपेटेबल है मार्केट में, सिंसियर एफर्ट्स कर रही है नहीं कर रही, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आप उसके बाद रिटेलर्स के लेवल पे क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, आपने मार्केट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया, आपने स्कीम्स भी दे दी, फिर भी मूव नहीं कर रही। हम्म। उसके लिए आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या कर रहे हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोज़ आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गया मार्केट में, हाँ भाई क्या चाहिए, ये है कुछ मार्केट में अच्छा नहीं है,
चल मैं चलता हूँ, ओके थैंक यू। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर वो देखता है कि कस्टमर मेरा जो रिटेलर है बिजी है, तो 5 मिनट उसको वेट करना चाहिए। अगर वो 5 मिनट वेट नहीं कर सकता, उसको नेक्स्ट शॉप विजिट करनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। जब रिटेलर बिल्कुल फ्री हो लग रहा है उसको, तब उसे हाँ बात करेगी, नमस्कार लाला जी, ये प्रोडक्ट मैं इस कंपनी से आया हूँ। उसको 10 बार भी अगर उसने फ़ोल्डर दिखा दिया है, हर बार फ़ोल्डर नया निकाल के दिखाए कि ये प्रोडक्ट से आया है, हमारे ये प्रोडक्ट्स आए हैं, ये प्रोडक्ट्स आए हैं, ये उससे लगेगा यार ये सेल्समैन है, ये पूरी तरह इक्विप्ड है। हम्म। फिर दूसरी चीज़ को ये देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर्ली डिस्प्लेड है या नहीं है वहाँ पे। कई प्रोडक्ट ख़त्म हो गए हैं, ऊपर नीचे रखे गए हैं, वहाँ जहाँ मैंने प्रोडक्ट्स रखे थे लास्ट टाइम, वहाँ प्रोडक्ट किसी और कंपनी का तो नहीं आ गया। ओके। वो सबसे उसको देखना है। फिर उसको देखना है कि जो मैं लास्ट टाइम में पीओपी मटेरियल लगा के गया था, क्या वो लगा हुआ है? क्योंकि इसके बारे में भी है, स्पेस बहुत कंस्ट्रेंट्स है। हर जगह पे हर रोज़ कंपनियाँ आ रही हैं, हर कंपनी एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को, जो पैम्पलेट्स को रिमूव करके अपना प्रोडक्ट्स लगाती जा रही है। आपको वापस लगाना है, जिससे कि आपकी प्रेजेंस वहाँ बनी रहे। आपकी एब्सेंस में ये पीओपी मटेरियल ही काम करेगा, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है, ये नया प्रोडक्ट आया है। जिससे कि वो कस्टमर से जब रिटेलर से पूछेगा, तो रिटेलर्स उसको बताएगा कि रिटेलर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो सर क्या आपने भी ऐसे एक्चुअल में कोई एग्जांपल्स देखे हैं या कोई केस स्टडी हो आपके पास जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया बट इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो ब्रांड फेल हो गया हो? सर ऐसी कई केस स्टडीज़ मेरे सामने आई हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी नहीं चल पाया। उसकी वजह यही थी कि जो सेल्स टीम्स थी, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी। ओके। एनालाइज़ किया गया, वो सिर्फ विज़िट कर रहे थे, उसमें इफ़ेक्टिवनेस नहीं देख रहे थे कि कितना इफ़ेक्टिवनेस वो आ रहा है। दूसरी चीज़ कि जो ऑर्डर्स वो ले रहे थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, वो उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर किसी कस्टमर को आज प्रोडक्ट चाहिए, तो वो 2 दिन बाद देके जा रहा था, जिसके बाद वो ऑर्डर्स कैंसल हो रहे थे। जब इसको प्रॉपर्ली स्टडी किया गया, रिटेलर से बात की गई, तो वो बोला कि साहब मैंने तो इसको सोमवार को ऑर्डर दिया था, हम्म। या थर्सडे को मेरे पास ये स्टॉक्स लेके आ रहा है, तो मेरा तो कस्टमर चला गया। कस्टमर मेरे पे फेथ नहीं करेगा, कस्टमर दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। इस चीज़ में सेल्स टीम के साथ साथ सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्विस होना, अगर कस्टमर एक प्रोडक्ट मांग रहा है, तो रिटेलर का फ़र्ज़ बनता है कहीं से भी ला के कस्टमर को सेटिस्फाइड देगा। कस्टमर को आप नाराज़ नहीं कर सकते। शॉप पे एक बार प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा और वेट नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की नीड है। वो आपको 5 मिनट 10 मिनट या मैक्सिमम 1 दिन की वेट करेगा। सेकंड डे उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चला जाएगा और ऑप्शंस ढूँढेगा। बिल्कुल। तो सर इनिशियल फेज में जैसे जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो बहुत सारे उनके तो माइंड में एक ड्रीम्स बने होते हैं, तो कुछ ऐसे इल्यूजन्स भी होते हैं जिसको वो रियलिटी मान के चल रहे होते हैं। तो ऐसे क्या इल्यूजन्स हैं जो आपने इनिशियल फेज में देखे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं उसकी वजह से बिजनेस फेल हुए हैं? सर आप किसी भी मार्केट में, किसी भी लाइन में आ रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन में आ रहे हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मार्केटिंग में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी ही चाहिए। क्या प्रोडक्ट चल रहा है, किस कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, कस्टमर क्यों परचेज कर रहा है, क्या वजह है, रिटेलर क्यों बेच रहा है प्रोडक्ट को, कौन खरीद रहा है उस प्रोडक्ट को। आपको बेसिक्स जो रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे कि ये शैम्पूज़ है, मैं भी बेच लूँगा शैम्पू, तो इस तरह से नहीं चलेगा सर। हर कंपनी ने रिसर्च की हुई है। अब किसी की कंपनी, कोई एगलेस की प्रोडक्ट की बात करता है, कोई लॉन्ग हेयर्स की बात करता है, कोई शाइनी हेयर्स की बात करता है, कोई ब्लैक हेयर्स की बात करता है, कोई कलर की बात करता है। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस सेगमेंट में आना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं। फिर मार्केट में कौन-सी पैकेजिंग मूव कर रही है, क्या रेट्स हैं उनके, क्या स्कीम्स हैं, क्या प्राइस स्ट्रक्चर है, क्या उनका मार्जिन का स्ट्रक्चर है। तो आप मार्केट में स्टडी करके प्रोडक्ट लाएँगे मार्केट में। अब जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करी थी और हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिस पे अगर कोई फोकस नहीं कर रहा अच्छे से तो आपका कंप्लीट बिजनेस शटडाउन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल कहना ठीक है। देखिए सर, एक ये सब इंटरनली रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। एक एक्टिविटी फर्स्ट शुरू होती है कंपनी की सेल्स टीम से, सेकंड बात आती है डिस्ट्रीब्यूटर पे, थर्ड आती है रिटेलर पे, कस्टमर लास्ट में आता है। जब भी सेल्समैन मार्केट में जा रहा है, उसके पास प्रॉपर एक आइटनरी होनी चाहिए, मैं कहाँ जाना है मुझे। अगर वो नहीं जा पा रहा, डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करें क्या उसकी व्हीकल मार्केट में गई है, वो प्रॉपर स्टॉक्स मार्केट में लेके गया है। जब आप मार्केट में मॉर्निंग में चलने से पहले अगर आप व्हीकल के साथ जा रहे हैं, उसका स्टॉक्स चेक करिए। आप किस मार्केट में जा रहे हैं, कौन कौन से रिटेलर्स हैं, उस मार्केट में पर्टिकुलरली किस पैक साइज की, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, आपके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जा रहा है, तो जिस समय रिटेलर से मांगा, तो आपको इमीडिएट स्टॉक से, अगर आपको स्टॉक आउट हो गया है,
कहीं से डिमांड ज़्यादा आ गई है, तो इमीडिएटली आपको वापस जाके वहाँ से स्टॉक्स उसको बाई इवनिंग उसको स्टॉक्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके बाद आता है रिटेलर का काम। रिटेलर का काम है आपने फिर वहाँ स्टॉक्स दे दिया, उसकी शॉप पे रख दिया, रिटेलर ने उठा के स्टॉक्स नीचे रख दिया। फिर उसको आप डिस्प्ले प्रॉपर करिए, आई लेवल पे करिए। वहाँ आप फिर आप पीओपी मटेरियल को लगाइए। ये एक पूरा सर्कल है जो आपको पूरा मेंटेन हमेशा करके कहीं भी आप स्लिप कर जाएँगे, मिस कर जाएँगे तो आपकी सेल्स ज़ीरो हो जाएगी। ओके सर, कई बार जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, तो वो क्या करते हैं, कंप्लीटली फोकस करके अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे लगा देते हैं, सब कुछ करके प्रोडक्ट उन्होंने एक अच्छा बना लिया। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब इसे मार्केट में कैसे चलाया जाए। क्या ये चीज़ ठीक है या फिर ये डेंजरस है? सर ये चीज़ डेंजरस है मेरी नज़र में, क्योंकि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट बना किसी के लिए मेरी एक्सपर्टीज़ है मार्केटिंग करने की, आपकी एक्सपर्टीज़ है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, तीसरे मेरे जो कलीग हैं उनकी मार्केट एक्सपर्टीज़ है प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में। मार्केटिंग के बाद सोचा नहीं, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने फाइनेंस अरेंज कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने लिक्विडेट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। उसके आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, होलसेलर अपॉइंट करने पड़ेंगे। रिटेलर तक पहुँचने का जो है प्रोसेस वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके। तो आपको थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए कि पहले आपने प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे, प्रॉपर सेल्स टीम होनी चाहिए। सेल्स टीम जो आपकी हेल्प करेगी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करने के बाद मार्केट में रिटेलर्स को विजिट करना है। रिटेलर्स के बाद फिर कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट को मूव किया जाए, कैसे इन्फॉर्म किया जाए, ये सब चीज़ चाहिए। तो सर, मार्केट रिसर्च जैसे कई बार जब करते हैं तो मार्केट में जब लोग पता करने जाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, या फिर कोई अपना प्रपोजल रखता है कि हमारा इस टाइप का है, तो लोग सबसे पहले तो यही मांगते हैं ना कि भाई अपना प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट क्या है। तो क्या पहले रिसर्च होनी चाहिए या पहले प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए या साइमल्टेनियसली ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए? सबसे पहले मार्केट में आपको रिसर्च करनी चाहिए। ओके। आपने कहा शैम्पूज़ की मार्केट में, अब देखिए कितने शैम्पूज़ मार्केट में बिकते हैं। अनकाउंटेड शैम्पूज़ मार्केट में बिकते हैं। मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप नाइल की बात करें, आप डव की बात करें, हेयर शोल्डर की बात करें, सबके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सबके अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, सबके अपने प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। अपने-अपने यूएसपीज़ हैं। आप किस यूएसपी पे प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं? क्या ब बनाना चाह रहे हैं? फिर एक सबसे बड़ी बात क्या है मार्केट में, मैंने एक चीज़ और देखी है कि कंपनीज़ आज जितनी भी कंपनीज़ हैं, सब 1-1 2-2 रुपए के शैम्पूज़ बना रही हैं पैकेज में, सैशे में। क्यों? न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता है, बट वो स्पेंड नहीं करना चाहता। बिल्कुल। वो 1 लीटर की बोतल घर पे ₹500 की बोतल लाके नहीं रखना चाहता। वो कहता है मेरे को 2 शैम्पू बहुत है, सैशे बहुत है, फिर जो मैं फिर ले लूँगा। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसके पास इनकम भी लिमिटेड है, फैमिली भी न्यूक्लियर है। वो अपने पैसे को मैक्सिमम यूज़ करना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है। तो इसलिए आपको कंपनीज़ को फिर 1-1 2-2 रुपए के पैकेट्स भी बनाने पड़ेंगे। आजकल ना लोग, एक ये भी सर रीज़न हो सकता है क्योंकि लोग बहुत जल्दी स्केल करना चाहते हैं कि मैंने आज अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बढ़ाने हैं, मेरे को इधर अपनी ब्रांचेस भी खोलनी है। तो क्या ओवर एक्सपेंशन भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों का बिजनेस जल्दी फेल करे? आपने बिल्कुल सही कहा, ओवर एक्सपेंशन भी एक रीज़न हो सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले आप देखिए कि लोकल मार्केट में जिस जगह आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है, हम्म। आप वहाँ देखिए, क्या ईज़िली एक्सेसिबल हैं? आपकी सेल्स टीम, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ आप कर सकते हैं। उसके साथ उसको एक बार स्टेबल करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए, फिर थर्ड लेवल पे जाइए, फिर फोर्थ लेवल पे जाइए। क्योंकि आपको जहाँ आप लोकल हैं, वहाँ आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, क्योंकि ग्राउंड आपका यूज़ कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है मार्केट में। जब भी उसको स्टॉक्स होता है, आपके पास आता है, मुझे 50,000 का माल दे दो, मुझे 1 लाख का माल दे दो, बेच लेता है, उसके पैसे इमीडिएटली रिकवर हो जाते हैं। जब आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, आपको वहाँ मदर ग्राउंड्स लेने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ेंगे, आपको होलसेलर्स लेना पड़ेगा, आपको पूरा लॉजिस्टिक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस किस लेवल पे जाऊँ, किस तरह से मैं जाऊँ, कितना मैं पैसा वहाँ लगाऊँ कि वहाँ मेरे को हो सकता है आज आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कल आपको थर्ड पार्टी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ मैं बेस्ड हूँ वहाँ से अपना प्रोडक्ट बना के भेजूँ या मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराऊँ कि मेरी कॉस्ट इफेक्टिव आए। जहाँ कॉस्ट की बात आती है, फिर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। वो आपको क्वालिटी ऑफिशियल्स भी चाहिए कि आपका क्वालिटी ऑफिशियल्स 24 घंटे रहे या रेगुलरली फ्रिक्वेंटली विजिट करे, कि जिससे मार्केट में फ्लो बना रहे। तीसरी बात, आपको वहाँ देखना है कि कितना आप मार्केट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएँ वहाँ पे थर्ड पार्टी से, कि आपका प्रोडक्ट शॉर्ट एक्सपायरी की तरफ ना जाए।
हमेशा फ्रेश बना रहे। तो वहाँ आपको वापस ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। आपकी जो सेल्स टीम है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका रिटेलर है, प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर हम रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो लोग क्या नए ब्रांड्स को इजीली एक्सेप्ट करते हैं या उनको भी कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं नए ब्रांड्स को जल्दी एक्सेप्ट करने में? सर आते हैं। आप देखिए कि रिटेलर्स के ऊपर भी जोर पड़ता है कि वो जब आप उसके बाद चाहते हो, कहते हैं मैं कितने कंपनी को बढ़ाना रखूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतने पड़े हुए हैं, ये बिकने रहे, ये बिकने रहे, कोई दे गए थे मेरे को, बड़े बड़ी बातें कर गए थे, कंपनी अब आती ही नहीं है वापस। ये हाल डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी सोचता है यार ये कंपनी है, नई आई है, क्या आई है, वो अपनी उसको टर्म्स डिक्टेट करता है, कंपनी अपनी टर्म्स डिक्टेट करना चाहती है, तो दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्रोडक्ट बनता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि यार मुझे जब ये प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में ऑलरेडी, मुझे परसेंट, मैं आपका 2% पे काम क्यों करूँ, हम्म। मैं 3% पे काम क्यों करूँ, मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए। रिटेलर कहता है मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। क्यों? कहते हैं मैं इतना बेच चुका हूँ, मैं बेच रहा हूँ ना प्रोडक्ट, आप थोड़ी बेच रहे हैं। हम्म। ठीक है, आपको प्रोडक्ट अच्छा कस्टमर, अच्छा फिर वो कहता है कि अगर आप बात करते हैं, कहता है कस्टमर मांगेगा तो मैं मंगा लूँगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपका बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर भी कहता है सर माल बिकेगा तो मैं ले लूँगा, आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, बिकेगा तो मैं आपको माल जरूर बेचूंगा, अब कल सुबह आ जाऊँगा आपके पास लेने के लिए, शाम को आ जाऊँगा लेने के लिए। तो हर चीज़ में आपको एक मेंटेन करना है डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मार्जिन देने हैं, कि उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक बेसिक मार्जिन दिया जिससे उसके खर्चे पूरी हो जाए, उसको भी आप फिर टारगेट दीजिए कि इतना अगर टारगेट ओवर एंड अबव अचीव करेगा तो ये उसको कमीशन मिलेगी। ये आप रिटेलर को दीजिए। जब दोनों ही इसमें पुश एंड पुल रहेगा तो दोनों काम करेंगे। ओके, और यहाँ रोल आ जाता है एक अच्छे सेल्समैन का। अच्छे सेल्स, अच्छा फिर आपने स्कीम्स दे दी, आपने कंपनी ने स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दी, जो सेल्समैन है आप मार्केट में बताया ही नहीं उन्होंने पूरा जाके, बिल्कुल। अपने आधे मन से बता दिया यार कर लेना, अगर होता है तो कर लेना, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, चल देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, कंपनी को और जोर मारेंगे और देगी स्कीम। तो इसमें सेल्समैन का सबसे बड़ा रोल रहता है दोनों को करने का। ओके, या फिर किसी रिटेलर को स्कीम दी, किसी को नहीं दी। ये सेल्समैन का काम होता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, हर रिटेलर को दिया जाए, छोटा है या बड़ा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसको उसमें फेयर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मार्केट में कि क्या मार्केट कंपनी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा सर जो मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी है, क्या ये एक कन्वीनियंस है ब्रांड के लिए या फिर एक ट्रैप है? सर ये क्रेडिट पॉलिसी आज की डेट में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। आप मॉडरेट टारगेट्स दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, रिटेलर्स को भी, क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं हो। आप उनको टारगेट्स दीजिए जो वो इजीली अचीव कर सकें, जो वो एक पेमेंट्स प्रॉपरली कर सकें। अगर आप उनको हैवीली टारगेट्स देंगे तो नेचुरली आपको चेक मांगेंगे, क्रेडिट मांगेंगे 30 दिन का, 35 दिन का, जो कंपनी शायद अफोर्ड ना कर सके। इसके लिए यही है कि आप पूरे एक सर्कल बनाइए, मार्केट में एफर्ट कीजिए, स्टडी कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपना इंसेंटिव दीजिए, कैश इंसेंटिव दीजिए कि आप कैश पेमेंट करिए, हम आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे। आप टारगेट इंसेंटिव लीजिए, हम आपको देंगे। क्योंकि जब वो अपना पैसा लगाएगा मार्केट में तो इजीली वो एफर्ट्स ज़्यादा करेगा कि मार्केट से पेमेंट्स निकले। जब कंपनी उसको क्रेडिट दे दी तो इतने एफर्ट्स नहीं करेगा, तो कंपनी को नहीं निकलेगा। सर कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेल्स टीम अच्छा काम कर रही है, आपके रिटेलर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फाउंडर्स ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से कम्प्लीटली बिजनेस शट डाउन हो जाता है। तो क्या ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं मार्केट में? सर फाउंडर्स के मिस्टेक्स नहीं करते, उसमें जनरेशन चेंज हो जाता है। अच्छा। जो पहले की जनरेशन थे उनकी सोच में था कि हम सोसाइटी के लिए काम करें, हम लोगों के लिए काम करें, हम कंट्री के लिए काम करें। जब जनरेशन चेंज हो रहा है तो जनरेशन की थिंकिंग चेंज हो रही है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स हो गई है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम सोसाइटी के बारे में नहीं देखेंगे, ये काम कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल। हम इनको फिर फैसिलिटीज़ किस बात की, जो जो रिक्वायर्ड फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तो इसलिए चेंजेस आती जा रही है। आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखिए, अब बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, उनको सोसाइटी से लेना नहीं है। वो आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, आप उनके सर्विस कर रहे हैं तो सीटीसी दे रहे हैं। अब उस सीटीसी में ही उनका मेडिकल भी है, उनका बोनस भी है, उनका ईएसआई भी है, उनका लीव एनकैशमेंट भी है, सब कुछ है सीटीसी में। उन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। पहले के जो फैमिलीज़ थी, जो एंसेस्टर्स थे, वो उन चीज़ों को काउंट नहीं करते थे, पीएफ को अलग समझते थे,
सैलरीज को अलग समझते थे, मेडिकल को अलग समझते थे, आज के लोग नहीं समझते। हर चीज़ जो एक प्रोफेशनल होती जा रही है वो सीटीसी वर्ल्ड में आ गई है। तो सर जैसे अभी हमने मार्केट रिसर्च की बात करी थी, जब हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करी थी, तो सबको पता है कि मार्केट रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है, बट जनरली लोग फिर भी इग्नोर कर लेते हैं। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? सर इसका 100% इम्पैक्ट होता है। आपने पैसा लगा दिया, कैश फ्लो लगा रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, आप वैल्यूएबल ऑफिशियल्स जो उसमें काम करे वो लगा रहे हैं, जब आपको रिसर्च ही नहीं है क्या करना है, इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या रहेगी, आने वाले टाइम में क्या आप कंपटीशन एक्सपेक्ट करते हैं, क्या थ्रेट्स फील करते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे काम। हम्म। मार्केट रिसर्च एक बेसिक नीड है जो कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको ज़रूरी है करनी। ओके, तो इसका सर राइट प्रोसेस क्या है कि क्या स्टेप से इसको स्टार्ट किया जाए? इसका सबसे पहले ये है कि अगर आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं, आप मार्केट में सर्च कीजिए, जो प्रोफेशनल्स हैं आप उनकी राय लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, उनसे रिपोर्ट्स लीजिए कि किस लेवल पे जाएँ। फिर आप वापस मैं वहीं आता हूँ कि आप स्वोट एनालिसिस कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको अपॉर्च्युनिटी, आपको किस चीज़ से थ्रेट लगता है, डर लगता है, यही चीज़ है। तभी आप किसी काम को कर पाएँगे। तो सर एक सिनेरियो ले लेते हैं अगेन, कि अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसी 3 मेजर मिस्टेक्स जो उनको बिल्कुल अवॉइड करनी ही करनी है। सर मिस्टेक्स तो 1 हो या 2 या 3 हो, मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स हैं। कोई भी चीज़ कहीं मिस्टेक कर दी तो आपको मिज़रेबल लीड कर देती है, किसी तरफ ही ले जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि वापस फिर स्वोट एनालिसिस आता है, कुछ भी काम करें, किसी भी फील्ड में जाएँ, आप इन 4 चीज़ों को ज़रूर देखें। आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, नहीं है नॉलेज तो आप प्रोफेशनल्स को एंगेज करें। कोई भी काम शुरू करना ईज़ी नहीं है, ईज़ी भी है, आपने फंड्स भी अरेंज कर लिए, आपको थ्रेड्स पे भी काबू कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटी पता है, बट आप प्रोफेशनल्स को एंगेज ज़रूर कीजिए। ओके। आप सिर्फ अपनी एक विम्स पे काम मत करिए। 3 स्टेप्स की जगह हम इसे 4 स्टेप्स ही समझ सकते हैं कि SWOT जो है हमारे 4 बिल्कुल स्टेप्स हैं। मस्ट है कि लाइफ में किसी भी फील्ड में जाएँ, किसी भी जगह जाएँ, कोई भी डिसीज़न लें, ये मस्ट है। इन 4 शब्दों को भूलिएगा मत आप, हमेशा याद रखें। ओके। हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेंगे, हर फील्ड में आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, बहुत अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, एंड आई होप कि जो भी लोग अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे इनिशियल टाइम्स में, उनको समझ आया हो कि क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर एक फेलियर की तरफ जा रहा है, एंड वो उसको अच्छे से रिकवर कर पाएँ। और अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ऐसे ही और डिटेल्ड कन्वर्सेशन के लिए, एंड किसी भी तरह की मेंटोरशिप के लिए हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपका इनवाइट करने के लिए और इस एक अच्छे पॉडकास्ट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आया होगा और कोई भी इंक्वायरी करना चाहे डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।